सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर डिमांड के जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं हम आज उनको कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं क्या। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। सो ये टॉपिक क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो कि इसका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस है। अब लॉ ऑफ डिमांड को एक बार फिर से याद कीजिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी सारे चीजें इक्वल रहे, ईच एंड एवरीथिंग रिमेनिंग इक्वल। अगर किसी चीज का दाम इंक्रीज करता है तो उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगा, एंड अगर किसी चीज का दाम जो है वो डिक्रीज करता है तो उसका डिमांड इंक्रीज करेगा। मतलब प्राइस एंड उसका डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। सो एक बार लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम लोग फिर से रिकॉल करें तो वो क्या कहता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा उस चीज का डिमांड डिक्रीज होगा, एंड जब भी किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होगा उस चीज का डिमांड इंक्रीज होगा। तो अगर ये ऐसा केस रहेगा तो इसमें अगर हम अपना डिमांड कर्व बनाने जाएंगे तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या क्या एक्सेप्शन से क्या क्या नहीं होते हैं, तो उसमें ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे क्यों जाएगा, कौन कौन से कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि उस केस में ये ऐसा जाएगा। सो उसी में से सबसे पहले आता है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स एक स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके ऊपर ज्यादातर वो जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे लो क्वालिटी का जो चावल होता है, सबसे लो क्वालिटी का चावल, वो इंडिया में बेसिकली वो जो पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं वही खाते हैं। अब वो उस सब के ऊपर में इतना डिपेंडेंट है कि वो उसको छोड़ के कोई भी चीज नहीं खा सकते। वो लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि अगर एक 12 रुपए किलो कोई चावल मिलता है एंड एक 15 रुपए किलो चावल मिलता है, वो लोग उस 12 रुपए के चावल को ही खरीदेंगे। सो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि वो लोग जो हैं वो लोग उस गुड्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं, एंड वो उनका जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि भले ही उस गुड का अगर दाम इंक्रीज भी हो जाए, अगर उस सामान का दाम मार्केट में इंक्रीज हो जाए तो भी उसका डिमांड डिक्रीज नहीं होगा, एंड अगर उसका दाम डिक्रीज कर जाए मार्केट में तो भी उसका डिमांड उतना इंक्रीज नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आपका बुक वाला एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूँ, पोटैटो। अब ये जो आलू जो चीज होता है वो उसके बिना तो कोई रह नहीं सकता है, वो हर किसी को चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत बड़ा आदमी हो, जो वो चाहे जैसा भी आदमी हो, आलू हर किसी को चाहिए। अब ये जो पोटैटो होता है, दिस फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। वो लोग इस आलू के बिना नहीं जी सकते, उन्हें यही चीज चाहिए, इसके बिना वो लोग नहीं जी पाएंगे। उन लोगों का मेन खाना ही यही है। तो ऐसे केस में अगर आलू जो कि पहले 10 रुपए किलो मिलता था एंड उसको लोग 100 किलो खरीदते थे, एंड अब वो 12 रुपए किलो खरीद रहा है, तो अभी भी लोग उसको 100 किलो ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनका बेसिक आइटम है, अगर ये उन्हें नहीं मिला तो वो भूखे मर जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जब उसका दाम 10 था तो उसको 100 किलो खरीदा गया था, एंड जब उसका दाम 12 हो गया तो भी उसको 100 किलो ही खरीदा गया। ऑल्दो द प्राइस इज इंक्रीज्ड बट द डिमांड हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। यही होता है गिवन गुड्स, जिसको रॉबर्ट गिवन ने इसका थ्योरी दिया था। अब यही यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसे गुड्स में भले ही दाम इंक्रीज क्यों ना हो जाए, डिमांड कांस्टेंट रहेगा। एंड अब इसका उल्टा आता है कि क्या जब दाम डिक्रीज कर जाएगा तो क्या उस केस में भी डिमांड कांस्टेंट रहेगा? तो हाँ, यहाँ पे भी उस केस में भी डिमांड कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं वही वाला एग्जांपल, जब
10 रुपए आलू था तो 100 किलो खरीदा जाता था। अब अगर वो 8 रुपए खरीदा जाए तो वो लोग अभी भी उसको 100 किलो ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वो लोग गरीब लोग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मोर देन व्हाट दे हैव। वो लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग इसका 150 नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। सो इस केस में क्या होता है कि ऑल्दो द प्राइस राइजेस, the demand remains constant, and although the price decreases, the demand remains constant. प्राइस ऊपर नीचे चाहे जो भी हो, डिमांड कांस्टेंट ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि अगर दाम इंक्रीज कर जाए तो डिमांड इंक्रीज करे, लेकिन वो भी कुछ हद तक ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 से 100 हुआ तो ये 12 पे 120 मान के चलते हैं, तो अगर 12 पे 120 होगा तो ये ऐसा होगा, ये यही की होगा। सो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये हमारा डिमांड कर्व बनेगा डी। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि दाम चाहे ऊपर या नीचे हो, डिमांड कांस्टेंट रहेगा, एंड अगर चेंज होगा भी तो बहुत कम तक चेंज होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ गिवन गुड्स, ये बहुत गरीब लोगों के लिए है, एंड वो लोग का ये मेन आइटम है जो कि वो लोग कंज्यूम करते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। अब स्नोब अपील का मतलब क्या है? लग्जूरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है कि उन सब का अगर दाम इंक्रीज भी हो जाए तो उनका डिमांड या तो कांस्टेंट रहता है या फिर मैक्सिमम केसेस में वो भी इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो कि क्या कहता है कि अगर उसका दाम इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा, एंड अगर उसका दाम डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड भी डिक्रीज होगा। अब ये किस केसेस में होता है? ये होता है लग्जरी कार्स में। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं लैम्बोर्गिनी। अब लैम्बोर्गिनी जो है, अब लैम्बोर्गिनी में क्या होता है कि इसका जो कार होता है ये बेसिकली है, ये हम सब जानते हैं, ये बहुत अमीर लोगों के लिए है। सो उन लोगों में क्या देखा जाता है कि वो लोग जितना महंगा सामान अपने पास रखेंगे उन्हें उतना ज्यादा अपना प्रेस्टीज लगता है। दे फील मोर प्राउड टू ओन थिंग्स विच आर एक्सपेंसिव। तो अगर कोई कार है जो कि 2 करोड़ में मिलता था एंड 2 करोड़ पे उसे 100 कार खरीदा जाता था, तो जब उसका दाम 3 करोड़ हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड को डिक्रीज तो करना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दाम उनका जो मार्केट में है, सोसाइटी में जो उनका प्रेस्टीज है, जो उनका घमंड है वो दिखाता है, तो उसकी वजह से इसका जो डिमांड है वो और इंक्रीज ही करेगा। जैसे हम खुद देखते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग जितना महंगा सामान हो वो लोग उसको उतना ज्यादा खरीदते हैं। सो वही यहाँ पे इस केस में होने वाला है। तो यही है आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील कि अगर कोई चीज है जो कि लग्जरियस चीज है, जो कि हमारे लाइफ में लग्जरी देती है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उसका दाम इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड भी इंक्रीज होगा, एंड अगर उसका दाम डिक्रीज होगा तो उसका डिमांड भी डिक्रीज होगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि क्या यहाँ पे अगर दाम डिक्रीज कर जाता तो क्या डिमांड कांस्टेंट रहता? तो हाँ, यहाँ पे भी डिमांड कांस्टेंट रहता। कैसे रहता? आइए देखते हैं। यहाँ पे जब कार का दाम 2 करोड़ रुपया था तो 100 कार खरीदे जाते थे। तो अगर अभी उसका दाम 1.5 करोड़ हो जाएगा तो जो मैंने क्या कहा कि ये लग्जूरियस गुड्स हैं, जिनके पास ये होता है उन्हें अपना बहुत प्रेस्टीज मार्केट में लगता है, तो वो लोग क्या खरीदेंगे? 1.5 करोड़ में कम कार खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये तो कम दाम का है, ये हम अभी नहीं लेंगे। सो यहाँ पे भी वो 90 हो सकता है या फिर 80 हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, ये बात यहाँ पे है। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा चीज है जो कि हम सभी के लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि हम ये अगर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कोई चीज है जो कि फ्यूचर में चल के महंगी होने वाली है, तो हम उसे प्रेजेंट में ज्यादा खरीद लेते हैं, एंड अगर हमें ये लगता है कि वो चीज जो है वो फ्यूचर में चल के सस्ती होने वाली है तो हम उसे अभी कम खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एक जूता का पेयर, 1 पेयर ऑफ शूज जो कि 500 रुपए पेयर बिकता है। अब अगर ये एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर में चल के 500 का जगह 700 रुपया में बिकने लग जाएगा, तो एक रैशनल
कंज्यूमर क्या करेगा कि वो इसको अभी के अभी खरीद लेगा, ताकि इसको बाद में 200 रुपए देके ज्यादा ना खरीदना पड़े। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर दाम अभी इतना है, दाम अभी इंक्रीज ही है, लेकिन फ्यूचर में और इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि अभी ज्यादा खरीद लो, फ्यूचर में कम दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 500 है तो 500 पे अगर मान के चलते हैं पहले डिमांड था इसका 10 पेयर ऑफ शूज का, तो अब 500 में और 20 ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको प्लॉट करके देखा जाए तो ये 500 रुपया है, एंड यहाँ पे मान के चलते हैं 550 रुपया में 20 जोड़ी खरीदे जा रहे हैं। 550, 10, 20, ये देखिए, ये एक ऐसा स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाता है। सो दिस इज राइटवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ये लेफ्ट टू राइट जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर अभी दाम ज्यादा है एंड ये लगता है कि फ्यूचर में चल के और दाम बढ़ने वाला है, तो अभी जो है ज्यादा खरीद लो, फ्यूचर में कम खरीदेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा है कि अभी जो चीज है वो महंगी है, लेकिन वो फ्यूचर में चल के सस्ती हो सकती है, तो अब क्या होगा, अभी अगर कोई चीज महंगी है, मान के चलते हैं 500 रुपया का कोई चीज था, उसको 10 खरीदा जा रहा था, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड था कि ये चीज जो है वो 400 का हो जाएगा। सो अभी जो इसका डिमांड जो कि 500 में है वो 10 है, एंड अगर इसका अगर इसको अभी 550 ले लिया जाए तो ये 10 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत ही इंक्रीज करेगा या फिर ये डिक्रीज ही करेगा मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ पे ये 500 में 10 दे रहा था, 550 में 9 दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि अभी ये चीज जो कि 500 से 550 हो गया है वो फ्यूचर में चल के 400 हो जाएगा, तो फ्यूचर में जाके ज्यादा खरीदेंगे, अभी उतना नहीं खरीदेंगे। फिर इसके बाद आते हैं 2 बहुत इजी पॉइंट्स हैं जो कि है इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज में क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम, जैसे ये जो कोविड का टाइम जब आया था, अभी भी है, लेकिन जब कोविड अपने एकदम फर्स्ट स्टेज में था, तो उस टाइम पे क्या था कि मेडिसिन, जो भी मेडिकेयर फैसिलिटीज था, उसमें एक इमरजेंसी आ गया था, क्योंकि उस चीज में मतलब सप्लाई कांस्टेंट एंड डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब कोई इमरजेंसी हो जाता है, तो इमरजेंसी के कंडीशन में दाम इंक्रीज करता है तो भी डिमांड इंक्रीज करता है, एंड अगर दाम डिक्रीज करता है तो भी डिमांड डिक्रीज करता है। क्यों होता है? ये होता है बेसिकली ऐसे टाइम्स में जब देश में कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई अनपीसफुल टाइम चल रहा होता है। अगर जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला करके रखा हुआ है, तो वहां पे भी चीजों का दाम बहुत ज्यादा है, वहां पे भी क्राइसिस छाई हुई है। सो उस केस में क्या होगा कि जो चीज 500 बिकती थी एंड उसे सिर्फ 3 लोग खरीदते थे, अब अगर वो चीज 500 की जगह अगर वो 5000 में भी बिकेगी, तो उसे 3 क्या, अभी उसके लिए 10 लोग खरीदने को सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए 500, 5000, 3, 10, ये 500 पे 3, 5000 पे 10, ये देखिए ये इस टाइप का स्लोप बनाएगा। तो इमरजेंसी के कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो डिमांड कर्व होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा जाता है। फिर है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। अब ये है जो कि चीज हम अपने रियल लाइफ में बहुत देखते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो ब्रांड है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ये ब्रांड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ब्रांड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एप्पल जो है, हम बोलते हैं कि यार एप्पल का फोन सबसे बेस्ट होता है। अब भले ही वो नॉर्मल फोन की तरह ही क्यों ना बिहेव करे, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि एप्पल का फोन जो है वो बहुत बढ़िया। मेरा ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम मान के चलते कि एप्पल का जो फोन है, एप्पल का फोन जो कि 60,000 का मिलता है, वही सेम फीचर्स वाला फोन रेडमी जो है, रेडमी वही फोन जो है वो 30,000 में आपको दे सकता है, लेकिन आप फिर भी एप्पल का सामान खरीदने की कोशिश करेंगे।
क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो है, ये इतना जो मैं दाम दे रहा हूं तो वो सामान भी उतना क्वालिटी का होगा। हम बोलते हैं ना कि यार ये चीज महंगा है तो ये अच्छा होगा, वो अच्छा है कि नहीं है ये बात का बात है, लेकिन उस समय के लिए ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये चीज का दाम ज्यादा है तो ये चीज अच्छा होगा, तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम किसी चीज के लिए हम ऐसा फील करते हैं कि उसका दाम अगर ज्यादा है, इफ द प्राइस इज हाई तो उसका क्वालिटी भी ज्यादा होगा, एंड अगर उसका प्राइस लो है तो उसका क्वालिटी भी लो होगा, तो उस केस में क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है वो ऐसा होता है। अब इसको मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि एप्पल जो है वो 60,000 में एक फोन दे रहा था, एंड अभी वो 70,000 में फोन दे रहा है। 60,000 में एक लोग खरीदते थे, अब 70,000 में अगर उसको साथ एक लोग खरीदेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ पे भी ऐसा ही चीज आ जाता है। ये जो आर्टिकल 10(9) अपील है, ये एंड ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ये जो 70,000 है तो भाई सामान भी तो उतना अच्छा दे रहा होगा, तो ये 70,000 में इसको लोग 2 खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिया जाए तो 60, 70, 1, 2, ये 60, ये 1, ये देखिए यहाँ पे भी फिर से वो वैसा ही कर्व बन गया है। सो ये थे हमारे सारे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एंड इकोनॉमिक्स में एक चीज है जो कि है कि इकोनॉमिक्स इज फिल्ड विथ एक्सेप्शंस। इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस हैं। सो यहां पे भी हमने 4 या 5 एक्सेप्शंस पढ़े हैं जो कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड किस केस में अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता है, ये हमने यहां पे पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आता है हमारा अगला चीज जो कि है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ये दोनों चीज एक जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों चीज एक जैसा है नहीं। अब ये है क्या? ये है, ये हम लोग 2 तरीका से देखते हैं किसी भी चीज को। वी सी थिंग्स फ्रॉम 2 वेज। पहला कि क्या उसका डिमांड जो है वो प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवा रहा है, या फिर उसका जो डिमांड है वो प्राइस को छोड़ के कोई दूसरा चीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवा रहा है। ये दोनों चीज हम यहां पे देखते हैं। तो उन्हीं दोनों चीज के ऊपर में ये यहां पे है। सो व्हाट इज बेसिकली, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है एंड ये चेंज इन डिमांड है, मतलब दोनों डिमांड में चेंजेस दिखाते हैं कि डिमांड जो है वो कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये उसी चीज को दिखाते हैं। लेकिन बस इसमें फर्क ये है कि जब हम किसी भी चीज का क्वांटिटी जो कि चेंज हुआ है वो अगर प्राइस की वजह से चेंज होता है, अगर उसमें मेन फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट कर रहा है वो प्राइस है, तो हम उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि when the quantity demanded of a commodity changes due to a change in the price, it is known as change in quantity demanded। एंड जब कोई चीज प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, जैसे टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड ऑल, तो उस केस में क्या होता है, उसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि प्राइस का वजह से अगर डिमांड में चेंज आया है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। एंड चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है कि अगर दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आया है तो वो चेंज इन डिमांड कहलाएगा। अब चेंज इन डिमांड जो होता है, चेंज इन डिमांड, इसके अंदर में 2 हेडिंग्स आते हैं जो कि है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, मैं यहां पे अभी स्क्रीन में लगा दे रहा हूं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का क्या बोला गया है कि when the quantity demanded of a commodity rises due to a fall in its own price, other things remaining the same, it is called rise in quantity demanded or expansion of
डिमांड, मतलब कि अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज कर रहा है एंड उसका अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है, सिंपल रिलेशन, अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है एंड डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एंड अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज कर रहा है एंड उसका जो है डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहलाएगा। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। फिर इसके बाद आता है, अब हम चेंज इन डिमांड की तरफ आते हैं। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, अब चेंज इन डिमांड की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, हमने यहां पे क्या जाना कि यहां पे प्राइस नहीं अफेक्ट कर रहा है, यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, यहां पे अदर फैक्टर्स मिलकर अफेक्ट कर रहे हैं। So increase in demand refers to a situation when the consumers buy larger amount of a commodity at the same price, मतलब जब प्राइस कांस्टेंट है, when price is constant and अब जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड वो जब इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल भी नहीं अपने आप को चेंज कर रहा है, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, वो कांस्टेंट है। तो जब प्राइस कांस्टेंट है उस टाइम पे जो अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एंड अगर प्राइस कांस्टेंट है एंड उस टाइम पे अगर डिमांड डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि प्राइस कांस्टेंट डिमांड इंक्रीजेस, एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है प्राइस कांस्टेंट डिमांड डिक्रीजेस। फिर से एक रिवीजन मार लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि जब क्वांटिटी जो कि डिमांड किया गया है उसमें जो चेंजेस हैं वो प्राइस की वजह से आते हैं तो उसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। एंड चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब क्वांटिटी जो कि डिमांड किया गया है उसमें प्राइस को छोड़ के बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं तो वो चेंज इन डिमांड कहलाता है। इसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है कि जब प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। एंड जब प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब कि जब प्राइस कांस्टेंट है एंड उस टाइम पे अगर डिमांड इंक्रीज करे तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस कांस्टेंट है एंड डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, यहां से क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के आते हैं कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर व्हाट इज चेंज इन डिमांड। एंड इसमें जो क्वेश्चंस है बेसिकली डिफरेंस करने वाले आते हैं। यहां पे आपको बोला जा सकता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड के बीच में ये चीज बताइए, जो डिफरेंस है वो बताइए। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए दोनों में ही डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे आखिरकार डिफरेंस होगा, यहाँ पे तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता, दोनों में ही तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ पे है कि इसमें प्राइस चेंज हुआ, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है कि यहाँ भी डिमांड डिक्रीज किया, यहाँ भी डिमांड डिक्रीज किया, बट यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है एंड यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। कल के वीडियो में हम अपने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके मैं बाकी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करूंगा। गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके
पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।